देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो फिक्र आपकी में। और हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आज के सेगमेंट्स पर नजर डालते हैं। शुरुआत होगी फिक्र का जिक्र से और उसके बाद जानना जरूरी है, फिर होगा फिक्रनामा और उसके बाद फिक्र हेडलाइंस। खबर पॉजिटिव भी है और फिर जो है सो है। और अब देखते हैं आपकी फिक्र की आज की बड़ी खबरें क्या हैं। सबसे पहले हम आपके सामने जिनपिंग की जनवरी साजिश का खुलासा करेंगे और आपके सामने गलवान घाटी में हुई लड़ाई को लेकर वो रिपोर्ट रखेंगे जिससे बीजिंग बेनकाब हो गया है। और फिर आपको चीन के 18 पन्नों की एक खुफिया संधि का खतरा बताएंगे। कैसे शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की खतरनाक जुगलबंदी ने पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले लिया है। पूरी दुनिया पर परमाणु खतरा मंडराने लगा है। आज बात करेंगे दिल्ली दंगे की, जिसको लेकर कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। और आपको वो चार्जशीट भी दिखाएंगे जो बताती है कि दिल्ली दंगा ताहिर का धंधा था। खुदा ना करे आपको रेमडेसिविर की जरूरत पड़े। कोरोना काल में कैसे प्राण रक्षक दवा का गोरख धंधा हो रहा है, आपको बताएंगे फिक्रनामा में। और फिर आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें आधा भारत बाढ़ की आफत से त्राहिमाम करता नजर आ रहा है। शुरुआत करते हैं आज की फिक्र की सबसे बड़ी खबर से जो LSE से आ रही है। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि लद्दाख में चीन ने जो गुस्ताखी की है वो सिर्फ उसकी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की नहीं, ये पूरा ऑपरेशन बीजिंग से कंट्रोल हो रहा था। और नया खुलासा ये बता रहा है कि जिनपिंग ने जनवरी में ही गलवान जैसी खूनी झड़प की साजिश रच डाली थी। जिनपिंग की ये साजिश क्या थी और क्यों थी, इस पर हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं LOC और LAC पर एक बार फिर शुरू हुई हलचल से। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने जम्मू का दौरा किया है और पाकिस्तान के साथ सटी सीमा पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया है। तो दूसरी ओर LAC पर कोप्स कमांडर स्तर की चौथे राउंड की मीटिंग तय हो गई। कल चुशुल में सुबह 11:30 बजे मीटिंग होने की संभावना है, जिसमें डिसएंगेजमेंट पर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन लद्दाख से जुड़ी अब जो चौंका देने वाली खबर आ रही है वो कह रही है कि लद्दाख स्टैंड ऑफ के पीछे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सीधी साजिश थी, जिन्होंने जनवरी में ही PLA के अफसरों के साथ मीटिंग की थी और युद्धाभ्यास की आड़ में लद्दाख में एक बार फिर सलामी स्लाइसिंग की मंजूरी दे दी थी। गलवान में चीन की हड़प चाल साजिश पर यह रिपोर्ट। हिमालय पर जारी ये हलचल चीन की एक सोची समझी साजिश है। गलवान घाटी में 15 जून को हुई खूनी भिड़ंत की पूरी पटकथा बीजिंग में रची गई। इस पूरी साजिश के पीछे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दिमाग था और ये साजिश 1-2 दिन नहीं बल्कि 5 महीने पुरानी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA को सीधा आदेश था लद्दाख में भारत और चीन की सीमा बदल देने का, बफर जोन बदल देने का और हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से को हड़प लेने का, जिसका खुलासा अब हुआ है। ये बात अलग है कि गलवान घाटी में सेना के जांबाजों ने अपनी जान पर खेलकर ड्रैगन आर्मी की गर्दन तोड़ दी, वरना LAC पर ड्रैगन की बेहद खौफनाक साजिश कामयाब हो जाती। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शी जिनपिंग ने गलवान घाटी और पैंगोंगसो झील के पास से भारत को LAC के पीछे धकेलने का आदेश दे रखा था और उसे चीन के आधिकारिक सीमा के साथ जोड़ने का आदेश था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो एक तरफ तो भारत के साथ हाथ मिलाते रहे, मिलकर साथ बढ़ने की बात करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान की पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी भी करते रहे। ये तैयारी जनवरी महीने से चल रही थी, जब जिनपिंग के आदेश पर चीन की रेड आर्मी LAC के बेहद करीब पहुंच गई और अलग अलग ठिकानों पर तैनात भी हो गई। सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा था। फिर मई महीने में सीमा पर अचानक चीन की सेना सक्रिय हो गई। एक साथ गलवान घाटी, पैंगोंगसो लेक और LAC के दूसरे इलाकों में चीनी सेना बार बार टकराव के हालात बनाने लगी। सरहद पर तैनात भारत के शूरवीर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते रहे और ड्रैगन अपने पैंतरे बदलता रहा। फिर 15 जून को वो ही हुआ जिसकी चीन ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। गलवान घाटी में ड्रैगन आर्मी के गेम पर सीमा पर चौकस भारतीय जवानों ने जान पर खेलकर पानी फेर दिया।
और घुसपैठ पर आमादा चीन के सैनिकों को भारत के योद्धाओं ने वो सबक सिखाया जो तारीख बनकर उनका पीछा करता रहेगा। हर तरफ से चाइना ने एक सीमा पर अपनी सेना को आगे बढ़ाकर एक्चुअल कन्फ्रंटेशन सिचुएशन पेंट करके अपने कमांडर्स को ट्रेनिंग देने का प्रयास किया है। एक डिस्टरबेंस क्रिएट की, एक हालात खराब किए, लेकिन यहाँ पर उन्हें थोड़ा धोखा हुआ और भारतीय सेना इस चीज के लिए तैयार थी और भारत का स्टैंड इस बारे में क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं कि चीन के तानाशाह के दिमाग में क्या चल रहा था। शी जिनपिंग ने जिस ऑर्डर पर दस्तखत कर ड्रैगन आर्मी को LAC पर भेजा, उसका मजमून क्या था। सूत्रों के हवाले से द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिस ऑर्डर पर साइन किया उसका नाम था ट्रेनिंग मोबिलाइजेशन ऑर्डर यानी TMO, जिसका मकसद था चीन की सैन्य शक्ति को मजबूत करना और रेड आर्मी को युद्ध के लिए तैयार करना। आसान शब्दों में कहें तो ये महज एक युद्धाभ्यास का ऑर्डर था, जिससे ना तो किसी दूसरे देश को कोई आपत्ति हो सकती थी, ना ही इसमें किसी देश के लिए खतरे की कोई घंटी है। लेकिन सच तो ये है कि इस ऑर्डर की आड़ में चीन ने एक साजिश रची थी। इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि जिनपिंग ने इसी साल जनवरी में PLA को युद्ध अभ्यास का आदेश दिया था, जिसके बाद चीन की रेड आर्मी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की तरफ कूच किया। गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो लेक के साथ LAC पर कई दूसरे इलाके चीन के निशाने पर थे। बीजिंग का साफ आदेश था कि ड्रैगन आर्मी को इन इलाकों में एक बार और एक साथ टकराव के हालात बनाने लगे, ताकि भारत की सेना बढ़ जाए और कमजोर पड़ जाए। 4 महीने बाद मई में बिल्कुल वही हुआ, यानी चीन की भारत के खिलाफ वॉर गेमिंग की साजिश पहले से तय थी। अब आपको बताते हैं क्या है ये वॉर गेमिंग और इसके पीछे चीन का मकसद क्या था। पहले जहां PLA की टुकड़ियां देश के अंदर इन युद्धाभ्यास को अंजाम देती थी और फॉरवर्ड एरिया यानी मोर्चे पर सिर्फ फ्रंटियर ट्रुप्स तैनात होते थे, इस बार जिनपिंग के ऑर्डर पर PLA की टुकड़ियों को युद्धाभ्यास के नाम पर सरहद के करीब भेजने की साजिश रची गई। और इस साजिश का नतीजा था अप्रैल और मई तक लद्दाख में LAC के पास करीब 200 किलोमीटर के दायरे में PLA की भारी तैनाती कर दी गई। दरअसल चीनी राष्ट्रपति ने जिनपिंग ने इसको लेकर साजिश कई महीनों पहले रच ली थी और कोशिश थी एक ही समय पर कई जगह स्टैंड ऑफ जैसी सिचुएशन को पैदा कर देना। इसकी कोशिश थी कि ना सिर्फ दुनिया भर बल्कि चीन में से कोविड का ध्यान आकर्षित करना, बल्कि अपनी आर्मी को भी टेस्ट करना कि कम समय पे अगर वो अपनी विस्तारवादी नीति को पूरा करना चाहे भारत के खिलाफ तो किस तरीके से कर सकते हैं। खास बात यह कि इन सभी रणनीतियों पर, इन सभी चीज़ों को लेकर जिनपिंग ने मीटिंग बहुत पहले कर ली थी और 1 महीने पहले ही इसका प्लान भी तैयार कर लिया गया था और कोशिश थी कि भारत की LAC लाइन को 1 किलोमीटर आगे खिसका देना, यानी वो लाइन जिसको भारत लगातार LAC कहता है उससे 1 किलोमीटर आगे चीनी सेना जाकर बैठ जाए। तानाशाह शी जिनपिंग ने LAC पर जो खेल रचा उसे वॉर गेमिंग कहते हैं, यानी युद्ध जैसे हालात बनाकर सैनिकों को असली जंग के लिए तैनात करना। आप जानते हैं कि ड्रैगन आर्मी को युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। चीन के पास सेना तो बड़ी है लेकिन किसी काम की नहीं है। सच तो ये है कि PLA के जवान युद्ध क्या छोटी मोटी लड़ाई में भी पीठ दिखाकर भागने के लिए बदनाम है। इसलिए शी जिनपिंग ने युद्धाभ्यास के नाम पर अपने सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भेज दिया, फिर जानबूझकर लद्दाख में माहौल खराब कर सीमा पर 24 घंटे चौकस भारत के वीर जवानों को उकसाकर वो ड्रैगन आर्मी की सामरिक शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन 15 जून को गलवान घाटी में उनके सैनिक फिर फेल हो गए। ट्रेनिंग मोबिलाइजेशन ऑर्डर के तहत अपनी सेना को आक्रामक तौर पर डिप्लॉय किया है सभी सीमाओं पर, उससे एक खलबली मच गई है और सभी देश इस चीज के लिए तैयार हैं कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। सूत्रों का मानना है कि चीनी सेना का यह दुस्साहस आखिरी नहीं है, अभी इस तरह की और भी घटनाएं हो सकती हैं। बातचीत के बाद फिलहाल पैंगोंग त्सो झील इलाके में फिंगर 4 से पहले ही चीनी सेना हट गई हो, लेकिन वो अभी फिंगर 5 पर जमी हुई है, जबकि इससे पहले भारत फिंगर 8 तक गश्त लगाता था। फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 के बीच की दूरी करीब 8 किलोमीटर है। गलवान में फिलहाल बातचीत के बाद एक बफर जोन बनाया गया है,
लेकिन चीन यहाँ LAC के करीब 1 किलोमीटर पश्चिमी हिस्से में अपना दावा कर रहा है। खास बात यह है कि युद्धाभ्यास के लिए चीन के राष्ट्रपति का ये TMO ऑर्डर करीब 2021 तक लागू रहने की संभावना है। यही वजह है कि भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और सीमा पर चीन के नापाक इरादों को देखते हुए पर्याप्त सैनिकों की तैनाती की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक लेह में सेना के 14 कोर के लिए एक और डिवीजन भेजे जाने की तैयारी है। मई महीने में जब पहले स्टैंड ऑफ की खबरें आई तभी भारत ये समझ गया था कि अलग अलग जगहों पर स्टैंड ऑफ करना चीन की कोई छोटी साजिश या गलती नहीं है। दरअसल ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसको लेकर भारत सतर्क हो गया और सबसे खास बात ये कि भारत ने ना सिर्फ अपनी इंडियन आर्मी को बल्कि एयरफोर्स को भी अलर्ट कर दिया और कुछ ही घंटों में कुछ ही दिनों में मोबिलाइजेशन को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि चीन भी चौकस हो गया और चीन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। सबसे खास बात यह कि इंडियन एयरफोर्स को इसमें डिप्लॉय करना है, फिर इसमें इंक्लूड करने का सबसे बड़ी वजह थी कि लगातार मोबिलाइजेशन को जल्द ही कुछ ही घंटों में 3 गुना या 4 गुना कर दिया जाए। यही वजह रही कि मिरर डिप्लॉयमेंट को लेकर भारत कुछ ही दिनों के अंदर आश्वस्त हो गया और चीन बहुत चक्का रह गया। सरहद पर तनाव बढ़ने के बाद एक तरफ चीन विवादित इलाकों से पीछे हटने पर होने वाली बातचीत में शरीक हो रहा है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहत कुछ इलाकों में चीन की रेड आर्मी पीछे हटती दिख रही है, लेकिन भारत चीन की हर चाल पर नजर रख रहा है क्योंकि हो सकता है चीन 2 कदम पीछे हटकर 4 कदम अंदर घुसने की साजिश कर रहा हो। चीन ने जिस नाटकीय तरीके से अपने युद्धाभ्यास के तरीके को बदला और न सिर्फ भारत बल्कि जापान, साउथ चाइना सी और ताइवान की सीमा पर भी अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, उसे देखते हुए ड्रैगन की एक एक हरकत को भारत 100% परखने लगा है। चीन को उसी के जाल में भारत उलझाने लगा है और LAC पर मजबूती से अड़ा हुआ है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन का रवैया देखकर भारत ने LAC का स्थायी हल निकालने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। अभी दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट यानी विवादित इलाके से अपनी अपनी सेना को पीछे करने पर लगातार बातचीत जारी है और कुछ इलाकों में इसका असर भी दिख रहा है। चीन की सेना पीछे हट रही है, लेकिन इसके बाद भारत चीन के साथ LAC का नक्शा लेकर बैठने वाला है ताकि तय हो जाए कि चीन कहां रहेगा और भारत कहां तक रहेगा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब तस्वीर बदल रही है। LAC पर चीन की सेना धीरे धीरे पीछे हटती दिख रही है। सैटेलाइट से ली गई नई तस्वीरों में सीमा के पास PLA के टेंट और टैंक की तादाद अब कम हो रही है। सरहद तनाव के बाद गलवान घाटी जैसे टकराव की नौबत आई तो चीन ने अपना रुख बदला। बातचीत में नरमी दिखाते हुए चीन डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। भारत का पहला लक्ष्य है सीमा पर चीन की सेना को पीछे धकेलना। पिछले 3 महीने में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बने चीनी सेना के जमावड़े को हटाना, जिसमें कामयाबी के संकेत दिखने भी लगे। लेकिन सरहद पर संपूर्ण शांति के लिए इतना काफी नहीं। डिसएंगेजमेंट के बाद भारत का दूसरा लक्ष्य होगा डी-एस्केलेशन, मतलब ड्रैगन के साथ डायलॉग के जरिए LAC पर अप्रैल से पहले जैसी स्थिति बहाल करना, पूरे इलाके में सेना की मौजूदगी को कम करना, चीन को अपनी सेना को फॉरवर्ड पोजीशन से पीछे करने के लिए राजी करना। इसके बाद भारत का तीसरा लक्ष्य है चीन के साथ नक्शे का आदान प्रदान कर पूरे विवाद को खत्म करना। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेना के पूरी तरह से पीछे हटने और अपने अपने पेट्रोलिंग पोस्ट पर वापस जाने के बाद भारत ने चीन के साथ नक्शे की अदला बदली प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई। जानकारों के मुताबिक इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के दावों की तस्वीर साफ हो जाएगी और सीमा का प्रबंधन और पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल आसान बन जाएगी। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो एक बॉर्डर तो है नहीं ना, वहाँ कोई लकीर बनी हुई है। हम कहते हैं कि हमको मालूम है हमारा कहाँ है, चीन बोलता है नहीं हम नहीं मानते। तो जब तक ये शक रहेगा हमारा बॉर्डर कहाँ तक आता है, हम कहाँ तक जा सकते हैं और चीन कहाँ तक आ सकता है, जब तक ये डिसाइड नहीं होगा, ये इस पर कोई निर्णय नहीं होगा, ये स्थिति चीन के फायदे में ही रहेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि LAC के नक्शे के आदान प्रदान से चीन दशकों से बचता रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर 22 राउंड की बातचीत के बावजूद चीन ने नक्शे की अदला बदली या LAC को स्पष्ट करने की कोशिशों की तरफ कोई झुकाव नहीं दिखाया।
अब तक चीन ने भारत से सिर्फ सेंट्रल सेक्टर यानी अविवादित इलाकों के नक्शों का आदान प्रदान किया। जाहिर है, चीन की मंशा साफ नहीं है। वो सीमा पर अस्पष्ट हालात बनाए रखना चाहता है ताकि उसकी विस्तारवादी सोच के लिए जगह बनी रहे। अपनी मर्जी से एलएसी पर किसी भी इलाके को विवादित बताकर तनाव पैदा करने का रास्ता खुला रहे। चीन के कई बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। चीन का हर एक बॉर्डर किसी ना किसी के साथ डिस्प्यूटेड है, चाहे वो समुद्री है चाहे वो ज़मीन के ऊपर है। और चीन ने बहुत कम प्रयत्न किए हैं किसी के साथ भी ये डिस्प्यूट सेटल करने की। भारत और चीन के विवाद का सबसे बड़ा कारण है कि दोनों के मैप्स में परसेप्शन पर काम करते हैं, यानी दोनों के पास कोई ऐसी पुख्ता चीजें नहीं है जो दोनों को क्लियर हो सके। यही वजह है कि अब तक 22 राउंड की मीटिंग हो चुकी है और भारत लगातार हर मीटिंग में चीन से उसकी तरफ के मैप मांगता है, लेकिन चीन ने आज तक ऐसे कोई मैप भारत के साथ साझा नहीं किए हैं। चीन जानता है कि एक बार दोनों देशों के बीच एलएसी के नक्शे का आदान प्रदान हो गया और सीमा पर किसके हिस्से में क्या है इस पर रजामंदी बन गई तो भारत के साथ नया विवाद खड़ा करने का कोई बहाना नहीं रह जाएगा। ड्रैगन की विस्तारवादी मुहिम पर हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। लेकिन भारत ने इस बार मन बना लिया है। गलवान घाटी में झड़प के बाद भारत को उम्मीद है कि दोनों देशों के इस क्षेत्र में भी सहमति बन जाएगी। इस प्रक्रिया में वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन चीन से निपटने का यही एक रास्ता है। चीन की शय पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक और विवादित बयान दिया है। केपी ओली ने भगवान राम और अयोध्या पर अपना दावा ठोक दिया है। ओली ने कहा कि नेपाल में है असली अयोध्या। भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण कर नकली अयोध्या बनाई है। बड़ी हैरानी की बात है, केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि असली अयोध्या नेपाल में है। भगवान राम और अयोध्या पर ठोका खोखला दावा। सीधे चलते, मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मनीष, नेपाल के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि असली अयोध्या नेपाल में है। मेरे सवाल में ही तंज है, अगर असली अयोध्या नेपाल में है तो फिर लंका तो चाइना में हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री आज की तारीख में नेपाल के एक एक जन, क्योंकि नेपाल का हर व्यक्ति इस बात को बहुत गर्व से कहता है, यहां तक कि भारतीयों के सामने भी कहता है कि दुनिया में अगर एक हिंदू राष्ट्र है तो वो नेपाल है, और हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम है, और भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या में है, ये हर नेपाल वासी मानते हैं। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर चीन के लंका कहें या चीन के लंका या रावण के तमाम जो मैसेजेस हैं उनका कितना प्रभाव पड़ा है कि अब उनको भगवान राम में भी असली और नकली का फर्क दिखने लगा है। अब वो ये कहते हैं कि भगवान राम नेपाल में है और जो अयोध्या के राम है, भगवान श्री राम भारत में पैदा हुए, वो नकली राम है। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में, और संजोग की बात देखिए निशान, कि जिस समय वो ये बयान दे रहे थे उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरे ही देश के विद्वान मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा आलोचना करेंगे। तो उन्हें ये पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्हें यह भी पता है कि उन्होंने ये जानबूझकर जो तंज किया है वो दरअसल वैसे वो क्या बोल रहे हैं मनीष, मैं एक बार सुनाना चाहता हूं अपने दर्शकों को। सांस्कृतिक हिसाबले बुझेका छौँ तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतका होइन अयोध्याका देखेका छौँ। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोलीमा वाल्मीकि आश्रम र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रश्री यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पंडित। भारत पहले भी चीन से नक्शे पर स्थायी समाधान की मांग कर चुका है, लेकिन चीन इसमें टाल मटोल करता है, क्योंकि एक बार सीमा निर्धारित हो गई तो फिर उसकी हड़प चाल नहीं चल पाएगी। हालांकि भौगोलिक वजहों से भी एलएसी का नक्शा बनाना मुश्किल होता है। पहाड़ दरकते रहते हैं, पॉइंट शिफ्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से स्थायी सीमा तय करना
लगभग असंभव है। लेकिन चीन सिर्फ हिमालय पर ही नहीं, हर रोज नई नई मुश्किलें खड़ी करने में लगा रहता है। अब हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसमें भारत और दुनिया के सबसे गंभीर खतरा छिपा हुआ है। चीन और ईरान के बीच एक गुप्त संधि का पता चला है जो बताता है कि चीन ने 25 साल के लिए ईरान का तेल खरीद लिया है और वहां की अर्थव्यवस्था में भारी निवेश किया है। इसीलिए तो हम विस्तारवाद कहते हैं इसे, अवसरवाद भी। इसके दो असर होंगे। पहला यह कि अमेरिका के दबाव में आकर भारत ने ईरान से तेल तो पहले ही खरीदना बंद कर दिया था, अब भारत का यह मित्र देश भी चीन के पास चला गया। दूसरा यह कि चीन का साथ पाकर अब ईरान चुप नहीं बैठेगा और ईरान जैसा गैर जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश अगर बेकाबू हो जाए तो दुनिया में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। और उससे भी बड़ी बात, अगर चीन ने अपनी परमाणु टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया की तरह ईरान को दे दी तो आप समझ रहे हैं क्या प्रलय होगा। ध्यान से देखें रिपोर्ट। दक्षिण चीन सागर में चीन यूं ही धौंस नहीं जमा रहा। भारत और अमेरिका को बीजिंग यूं ही आंख नहीं दिखा रहा, बल्कि इसके पीछे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सोची समझी और बेहद शातिर साजिश है, जिसने चीन को सोच से भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक बना डाला है। इस खतरे की नई जुगलबंदी बनी है शी जिनपिंग और हसन रूहानी के बीच, जिनका 18 पन्नों का बेहद सीक्रेट करार अमेरिका तक हाहाकार मचा सकता है। चीन और ईरान की एक गुप्त संधि की फाइल न्यूयॉर्क टाइम्स के हाथ लगी है, जिस संधि का प्रस्ताव 2016 में शी जिनपिंग ने अपने तेहरान दौरे में रखा था और जून में उस गुप्त संधि पर हसन रूहानी ने मुहर लगा दी। लेकिन ना तो रूहानी ने ईरान के सामने उस संधि का मसौदा रखा है, ना ही दुनिया को संधि की शर्तों का पता चलने दिया, क्योंकि ईरान और चीन की ये गुप्त संधि बहुत ही खास है, जिसने एक गैर जिम्मेदार और अघोषित एटॉमिक मुल्क ईरान को और भी खतरनाक बना दिया। भारत और अमेरिका समेत दुनिया के अधिकतर देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दिया। चीन और ईरान की रिलेशनशिप एक मौके की रिलेशनशिप है। अमेरिका ने इस समय पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं और चीन उसका फायदा उठा रहा है। इसके बदले में चीन जो है ईरान को कई प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करेगा, जैसे कि बैंकिंग हो या टेलीकम्युनिकेशंस या पोर्ट्स या रेलवेज। दरअसल ये पूरा खेल 2016 में जिनपिंग के ईरान दौरे से शुरू हुआ था, जब चीन ने ईरान के साथ इकोनॉमिक और डिफेंस पार्टनरशिप के लिए प्रस्ताव रखा था और अमेरिका ईरान के बीच जारी तनातनी का फायदा उठाकर अपना प्रस्ताव पास भी करा दिया। चीन ने ईरान की बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, पोर्ट, रेलवे के अलावा दर्जन भर प्रोजेक्ट में पैसे लगाए और 25 साल के लिए ईरान के तेल पर भारी डिस्काउंट ले लिया। विश्व के इस बदले समीकरण की वजह है अमेरिका। 2018 में ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, जिसका असर यह हुआ कि ईरान का घनिष्ठ मित्र होने के बावजूद भारत ने भी ईरान से तेल आयात रोक दिया। तो दूसरी ओर ईरान पर अमेरिका ताबड़तोड़ हमले करने लगा, यहां तक कि ईरान के नंबर 2 माने जाने वाले जनरल कासिम सुलेमानी को भी मार गिराया। दुनिया से मिले इस ठोकर ने ईरान को चीन की झोली में ला फेंका और जिनपिंग ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी पर जाल फेंकने में जरा भी देर नहीं की। चीन ने सबसे पहले तो खाड़ी देशों में बढ़ती अस्थिरता के बीच 25 साल के लिए अपने तेल की आपूर्ति की व्यवस्था कर ली और $400 बिलियन कारोबार करने का फैसला करके चीन ने अपने लिए नया बाजार खोल दिया। यूरोपियन देश भी चाहे न चाहते हुए भी ईरान से उनको थोड़ा दूर होना पड़ा। अब ईरान के पास कोई रास्ता था नहीं, ईरान की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, तेल उनका कोई खरीद नहीं रहा था, तो चीन ने इस मौके का खूब फायदा उठाया है। अब खतरा मिडिल ईस्ट से पूरी दुनिया में फैलने लगा है। एक गैर जिम्मेदार और अघोषित तौर पर परमाणु बम संपन्न देश ईरान पर चीन ने जाल फेंककर उसे और भी खतरनाक बना दिया है और उसने भारत के एक और मित्र देश को छीनकर भारत पर घेरेबंदी मजबूत कर दी। भारत के मित्र देशों में नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के बाद ईरान पर भी ड्रैगन ने दांव चल दिया है। ऐसा लगता है कि कोरोना काल में हिंदुस्तान अच्छी खबरों के लिए तरस सा गया है। कोरोना संकट के बीच अगर किसी क्षेत्र से अच्छी खबर आई है तो वो है कृषि क्षेत्र। महानगरों और शहरों से मजदूरों के पलायन, मानसून के समय से दस्तक देने और औसत से ज्यादा बारिश के चलते
खरीफ की फसलों की बुआई में जबरदस्त तेजी आई है। इस साल देश भर में खरीफ फसलों का पिछले साल से करीब 44% ज्यादा रकबा है। लेकिन अब जिस तरह से आधे हिंदुस्तान में बाढ़ का अटैक हुआ है, उससे खरीफ फसल की फिक्र बड़ी होती जा रही है। और फिक्र यह भी है कि लोग बाढ़ से बचें या कोरोना से। पानी की ऐसी मनमानी कि जो भी सामने आया बहा ले गया। बाढ़ का ऐसा प्रचंड प्रहार कि खेत खलिहान, मकान, इंसान सब तबाह होने लगे। कहीं पुल बह रहे हैं तो कहीं पेड़, कहीं मकान बह रहे हैं तो कहीं मवेशी। जुलाई के महीने में जल तांडव का ट्रेलर दिखने लगा है। सैलाब ने एक बार फिर रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान में असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर दिख रहा है। अकेले असम में 13 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। देखिए, यह असम के डिब्रूगढ़ का दृश्य है, जहां सैलाब की सनक के आगे सब सरेंडर। बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो रहे हैं, कच्चे पक्के मकान टूटते बहते जा रहे हैं। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र यहाँ विकराल रूप धारण कर रही है, जिसमें गांव, घर, बस्तियां सब समाती जा रही हैं और इंसान बेघर होता जा रहा है। शिवसागर जिले के दिसांग मुख में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी दिसांग की उफनती लहरें हाहाकार मचा रही हैं। बस्ती में इतना पानी भरा है कि कई घरों की सिर्फ छतें दिखाई दे रही हैं। नदी का पानी बांध के ऊपर से बह रहा है। डर ये कि कहीं अगर बांध टूटा तो गांव के गांव पानी में डूब जाएंगे। असम के माजुली के इस दृश्य ने सूबे के सीएम को भी डरा दिया है। देखिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों में ज्यादातर लोग घर बार छोड़ चुके हैं। कुछ लोग घरों में कैद भी हैं। इसी बीच यहाँ से जंगली हाथियों का झुंड निकलता है और गांव वालों की सांसें फूल जाती हैं। दरअसल लगातार बारिश और जंगलों में पानी भरने के चलते जंगली मवेशी सुरक्षित ठिकानों की तलाश में गांव का रुख कर रहे हैं और लोग इनके बीच रहने को मजबूर हैं। शुरुआती बाढ़ में असम किस कदर कराह रहा है, उसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। देखिए, असम सरकार में विधायक मृणाल सैकिया सुदूर गांवों में फंसे लोगों को पानी से निकाल रहे हैं। सैकिया का ये वीडियो गुवाहाटी से 264 किलोमीटर दूर उनके विधानसभा क्षेत्र खुमताई का है, जिसे उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा, बाढ़ में फंसे लोगों और पालतू जानवरों को बचाकर खुशी हो रही है। इसी तरह असम सरकार के मंत्री चंदन ब्रह्मा भी चिरांग जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं और मुसीबत में फंसे लोगों को निकालकर रिलीफ कैंप तक पहुंचा रहे हैं। जो माहौल है ना यहाँ पे, घर में तो जा नहीं सकता है। और सिर्फ आदमी की सवाल नहीं है, यहाँ पे जितना भी हमारा जो जानवर है ना, उन लोग को भी ठीक से यहाँ पे रखना है और इसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। असम में धीमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ, सोनितपुर, उदलगुरी, दरांग, बक्सा, नलबारी, बारपेटा, चिरांग, बोगाईगांव, कोकराझार, धुबरी, ग्वालपारा समेत कुल 24 जिले प्रभावित हैं। यहाँ 2015 गांवों में 13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बारपेटा जिले में सबसे ज्यादा करीब 4 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 82,564 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। 16 जिलों में 224 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें 21,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। इसके अलावा बाढ़ से वन्य जीव अभयारण्य को भी काफी नुकसान पहुंचा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 223 शिविरों में से 126 प्रभावित हुए हैं, जबकि पवित्रा वन्यजीव अभयारण्य में 25 में से 24 और राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान में 40 में से 28 शिविर प्रभावित हुए हैं। सिक्किम में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ एक 4 मंजिला इमारत बाढ़ में ध्वस्त हो गई। इसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि ये वीडियो सिक्किम के मंगन जिले का है। यहाँ पहाड़ी इलाकों के लोगों में लगातार हो रही बारिश ने दहशत पैदा कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो यहाँ 5 दिनों तक आसमान से आफत बरसती रहेगी, जिसके चलते बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडराता रहेगा।
अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत हर साल बाढ़ की विभीषिका क्यों झेलता है और वो कौन कौन से इलाके हैं जहां हर साल सैलाब तबाही मचाता है। दरअसल हिंदुस्तान 3 ओर से समुद्र, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक इस कारण हमारा देश बाढ़ को लेकर संवेदनशील है और समूचे देश के 12.5% क्षेत्र ऐसे हैं जो हर साल बाढ़ की मार झेलते हैं। इसके अलावा देश के हर भाग में हर साल छोटी मोटी बाढ़ आती है, जिससे देश को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। बादल फटने से लेकर नदियों के मार्ग बदलने से नए नए इलाकों में बाढ़ आती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार देश का लगभग 400 लाख हेक्टेयर इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हर साल लगभग 76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ आती है और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। देश में हर साल औसतन 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसल बाढ़ से बर्बाद होती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अकेले भारत को पिछले 2 दशकों में बाढ़ के कारण 547 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब आपको बता दें कि देश के किन किन राज्यों में हर साल बाढ़ आती है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ऐसे राज्य हैं जिनमें बाढ़ का ज्यादा असर होता है। मानसून में होने वाली बहुत अधिक बारिश दक्षिण पश्चिम भारत की नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियां बाढ़ के साथ इन प्रदेशों के किनारे बसी बहुत बड़ी आबादी के लिए खतरा पैदा करती है। और अब बात बिहार और यूपी की, जहां नेपाल के पानी ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। यहां बागमती, कमला, गंडक और कोसी सहित 9 नदियां लाल निशान को पार कर रही हैं और नदियों का पानी कहर बनकर बस्तियों में बहने लगा है। नेपाल से हाहाकार मचाता पानी बिहार में घुसा तो बागमती नदी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। बागमती के उफान से औराई प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ में डूब गए। करीब 1000 घरों में पानी घुस गया है। कटरा में भी 100 से ज्यादा घर जलमग्न हैं और लोगों ने घर की छतों पर बसेरा बना लिया। मुसीबत की बाढ़ के मारे यहां लगातार लोग गांव घर छोड़ रहे हैं। कईयों ने तो नदी के तटबंध पर ही डेरा डाल दिया। लेकिन जिनके माल मवेशी अभी भी गांवों में फंसे, वो मोह के मारे बस्ती नहीं छोड़ रहे। पूरा इलाका तो यहाँ पानी से घिरा हुआ है। कितने दिनों से ये पानी चढ़ रहा है? कल से पानी है। कितना फीट चढ़ा होगा? 2.5 फीट के करीब में। अब घर में आप लोग का पानी आ गया है? हाँ, पानी आ गया है। नेपाल से छोड़े गए पानी और भारी बारिश से मधुबनी जिला के झांझरपुर में कमला नदी उफान पर है। पिछले साल बाढ़ की विभीषिका झेल चुके लोगों ने पहले ही बाल बच्चों और मवेशियों के साथ नेशनल हाईवे पर शरण लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पाल की तराई में बारिश से कोसी और सीमांचल के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। सुपौल में कोसी बराज से पानी छोड़ने के बाद कोसी नदी उफना रही है और नदी का पानी 6 प्रखंड के सैकड़ों गांवों में घुस चुका है। यूपी के सीतापुर में शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ आ गई। किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं और लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। जिलों का बॉर्डर से कोई मतलब नहीं रहता है और जनजीवन चाहे खीरी का हो, सीतापुर का हो, एक ही है। तो काफी अच्छा प्रयास किया है। जन सहभागिता और हो जाएगा तो और हम लोग इससे बचा कर। राजस्थान के सियासी नाटक में राहुल प्रियंका की एंट्री, ये हम आपको बताएंगे। फिक्र हेडलाइंस। सचिन पायलट की शर्तों पर विचार का दिया गया भरोसा। पायलट खेमा बोला गहलोत के पास बहुमत नहीं। पश्चिम बंगाल में विधायक देवेंद्र नाथ राय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। फंदे से लटका मिला शव। बीजेपी ने लगाया हत्या करने का आरोप। विरोध में कल बंगाल बंद का ऐलान। कल भारत चीन के बॉर्डर के बीच कोर कमांडरों की चुशुल में होगी बैठक। बैठक में दूसरे फेज के डिसएंगेजमेंट पर होगी चर्चा। पेंगोंग ऑफ डेप्सोंग से चीनी सैनिकों के पीछे हटने पर बात होगी। नेपाल पीएम केपी ओली का एक और विवादित बयान। भगवान राम और अयोध्या पर ठोका खोखला दावा। कहा नेपाल में है अयोध्या, भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण कर बनाई नकली अयोध्या।
विकास दुबे के नजदीकी अफसरों और नेताओं पर गिर सकती है गाज। एसआईटी ने बनाई लिस्ट, छापेमारी की तैयारी। गैंगस्टर के करीबी गुड्डन त्रिवेदी की पुलिस ने ली ट्रांजिट रिमांड। सीबीएसई के 12वीं क्लास के नतीजे घोषित। 88.7% छात्र हुए पास। पिछले साल के मुकाबले 5% बेहतर आ रिजल्ट। कोई मेरिट लिस्ट नहीं होगी जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकी मार गिराए। एक स्थानीय महिला को भी लगी गोली। पिछले 24 घंटों में घाटी में 5 आतंकियों को सफाया। नानावती अस्पताल में भर्ती अमिताभ और अभिषेक की तबीयत सामान्य, नॉर्मल है ऑक्सीजन लेवल। बिग बी ने दुआएं करने वालों पर जताया आभार। ऐश्वर्या और आराध्या घर पर क्वारंटीन। गूगल ने भारत में लगभग 75,000 करोड़ के निवेश का किया ऐलान। सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से की फोन पर बात। देश की डिजिटल इकोनॉमी पर जताया भरोसा। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां एक बार फिर तूफान मचा है। बीजेपी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आमने सामने आ गई। कोलकाता से दिल्ली तक वार पलटवार हो रहा है और इसकी वजह है बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ का शव फंदे से लटका हुआ मिलना। जिस हालत में शव मिला है उससे संदेह गहरा गया है। बीजेपी का आरोप है कि विधायक की हत्या कर शव को लटकाया गया है और यह पॉलिटिकल किलिंग। घर के बाहर जमीन से 1-1.5 फीट ऊपर बरामदे से लटकता शव और एक हाथ में बंधी रस्सी। यह फांसी के फंदे का दूसरा सिरा है। इसे देखते हुए संदेह गहरा जाता है। पुलिस की खुदकुशी की थ्योरी को ही सवालों के घेरे में ला देती है और शक की सुई सिस्टम पर उठने लगती है, वो भी तब जब बात पश्चिम बंगाल की हो और फंदे से लटकता हुआ शव बीजेपी विधायक का हो। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। इस खबर से पूरे बंगाल में खलबली मच गई। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता अब सड़कों पर हैं। लोगों में ममता सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। बीजेपी का आरोप है कि विधायक देवेंद्र नाथ रॉय के पहले हत्या की गई, उसके बाद फंदे से लटकाया गया। एक जनप्रतिनिधि सांसद जनता के बीच में नहीं जा सकता। एक विधायक जिसको सरेआम मार के फांसी पे लटका दें, उसके बाद अपराधियों को पकड़ा नहीं जाए, क्योंकि अपराधी ममता जी के संरक्षण प्राप्त गुंडे हैं। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ आरक्षित सीट हेमताबाद से विधायक थे। उनका शव घर से 1 किलोमीटर दूर एक दुकान के सामने बरामदे में लटका हुआ मिला। ऐसे में यह वीडियो सिस्टम पर बहुत बड़ा धब्बा है और यह बताता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। जमीन से सिर्फ कुछ इंच ऊपर लटकती इस बॉडी की सही जांच हुई तो सत्ता में बैठे कई लोग बेपर्दा होंगे। वैसे ममता दीदी के राज में इसकी उम्मीद बेहद कम है। अमित शाह पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि 2014 से अब तक बंगाल में बीजेपी के 100 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। राजनीतिक संघर्ष करते करते 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है। मैं बहुत संवेदना के साथ आज उन 100 कार्यकर्ताओं के परिवारों को सलाम करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले बीजेपी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष पर मॉर्निंग वॉक के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था। इससे पहले पूर्वी मिदनापुर की खजूरी में बीजेपी के जिला सचिव को गोली मार दी गई थी। जरा सोचिए, बंगाल में अगर सियासी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? और अब देखते हैं कुछ ऐसी खबरें जो उम्मीद की किरण जैसी हैं, यानी पॉजिटिव खबरें।
वैज्ञानिकों ने लामा नाम के इस जानवर में ऐसे 2 एंटीबॉडी की पहचान करने का दावा किया है जिससे कोरोना वायरस के असर को समाप्त किया जा सकता है। नेचर स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में छपी स्टडी के मुताबिक दक्षिण अमेरिकी स्तनधारी लामा के शरीर में जो नैनो बॉडीज होती है वो कोरोना के संक्रमण को रोक सकता है। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए दुनिया भर में वैज्ञानिक वैक्सीन और दवा खोजने में जुटे हैं। इस बीच टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए लगाया जाने वाला बीसीजी टीके से कोविड डेथ रेट कम करने की उम्मीद जगी। एक स्टडी में पाया गया है कि अमेरिका जैसे विकसित देश के स्टेट्स के मुकाबले दूसरे विकासशील देशों में कोविड डेथ रेट कम होने के पीछे एक कारण टीबी का टीका हो सकता है। फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जा रही अपनी दवा फेविफ्लू की कीमत 27% घटा दी है। अब इसकी एक टैबलेट 75 रुपए में मिलेगी, जबकि पहले इसकी एक टैबलेट 103 रुपए में बिक रही थी। इस दवा का इस्तेमाल कोरोना के बेहद हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों के इलाज में होता है। और फिर आपकी में अब देखते हैं हमारा खास सेगमेंट जो है सो। अभी चीजों का और अनफोल्ड होना बाकी है, लेकिन बगल से लगे एक राज्य ने इशारा भी कर दिया था कि टाइम से इंतजाम कर लो, बारिश से पहले छत की मरम्मत करा लो। लेकिन जैसे उधर हल्के में लिया गया था वैसे इधर भी समय से गंभीरता नहीं दिखाई गई और अब अपने घर की कलह के लिए पड़ोसी को जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है। पायलट से पंगा नहीं लेना चाहिए और वो भी टेक ऑफ के बाद तो बिल्कुल नहीं। यहां तो कहा जा रहा है कि पायलट बार बार एटीसी को अपनी प्रॉब्लम बता रहा था, कह रहा था कि अब हवा में रहने के लिए जादूगर की नहीं पायलट की सुन लो, लेकिन एटीसी का एतबार जादूगर पर है। मौसम खराब है, मुसाफिरों से सीट बेल्ट कसने, कुर्सी सीधी रखने और ट्रे टेबल बंद करने के लिए कह दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद कई लोग ताकीद को अनसुना कर अपनी सीटें बदलने में लगे हुए हैं। फिलहाल सब कुछ ऑटो पायलट मोड में है। फ्लाइट उड़ती रह गई तो जादूगर पर भरोसा और बढ़ जाएगा, लेकिन क्रैश लैंडिंग हुई तो क्या ब्लैक बॉक्स से सच सामने आएगा? बाकी तो जो है सो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।